स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं संस्कृत ग्रामर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने संस्कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। संस्कृत प्रत्ययों में हमने कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय के अंतर्गत आने वाले कत्वा और लेप प्रत्यय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसी कत्वा और लेप के बाद आता है तुमुन प्रत्यय। तो आज हम लोग जानेंगे तुमुन प्रत्यय के बारे में। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम लोग निमित्तार्थक क्रियाओं के लिए करते हैं। अब जानते हैं कि निमित्तार्थक क्रियाएं क्या है। आइए बोर्ड पर देखते हैं। निमित्त मतलब होता है हेतु, कारण, ठीक है। इसकी पहचान जो होती है वो क्रिया के साथ, क्रियापदों के साथ के लिए जो जुड़ा होता है, यानी कह सकते हैं कि जिन क्रियापदों के साथ के लिए चिन्ह प्रयुक्त हुआ हो उसे निमित्तार्थक क्रिया कहते हैं। निमित्त का अर्थ होता है के लिए, प्रयोजन, कारण, ठीक है। जैसा कि आप पोस्ट में देख भी रहे होंगे, यहाँ के लिए शब्द जो है वो प्रयुक्त हुआ है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है जब दो क्रियापदों का एक कर्ता हो, जब दो क्रियापदों का एक कर्ता हो, यानी किसी वाक्य में कर्ता एक है और क्रिया दो है, तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया के निमित्त होती हो, ठीक है। एक ही वाक्य में दो क्रिया हैं, लेकिन एक क्रिया है जो है वो दूसरी क्रिया के निमित्त होती है। एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आधारित है, दूसरी क्रिया पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो जो दूसरी क्रिया है, जो निमित्तार्थक क्रिया है, उस निमित्तार्थक क्रियापद में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आइए पहले जानते हैं हिंदी वाक्य में कि इसमें तुमुन प्रत्यय किस क्रिया के साथ, क्रियापद के साथ, और निमित्तार्थक क्रिया क्या है, एक हिंदी वाक्य के साथ हम समझते हैं। जैसे यदि आपने हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि संबंधित विषय से वीडियो जो है वो आपके पास आसानी से पहुंच सके, जो आपके पढ़ाई में वो काफी सहायक होगी। आइए देखते हैं हिंदी का एक वाक्य। जैसे वह पढ़ने के लिए, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इस वाक्य में एक कर्ता है और कर्ता है वह, ठीक है। लेकिन दो क्रिया है इस वाक्य में। एक क्रिया है पढ़ना और दूसरी क्रिया है जाना, ठीक है। एक क्रिया है पढ़ना और दूसरी क्रिया है जाना। तो जाना जो क्रिया है वो एक किसी दूसरी क्रिया के लिए, वो विद्यालय जा रहा है, पर विद्यालय किसी अन्य काम के लिए जा रहा है। क्यों जा रहा है वो? तो पढ़ने के लिए जा रहा है। किसके लिए जा रहा है? पढ़ने के लिए। जाना इसमें मुख्य क्रिया है, लेकिन निमित्त कुछ और है। विद्यालय जाने का कारण कुछ और है, हेतु कुछ और है। वो विद्यालय क्यों जा रहा है, क्या कारण विद्यालय जा रहा है? तो विद्यालय जा रहा है पढ़ने के लिए। क्यों जा रहा है? पढ़ने के लिए। तो यहाँ जो पढ़ना है, यहाँ जो पढ़ना है इस वाक्य में, वो पढ़ना है निमित्तार्थक क्रिया, ठीक है। और देखेंगे पढ़ने के साथ के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए निमित्तार्थक क्रिया की पहचान है कि उसके साथ के लिए का प्रयोग किया जाएगा या क्या रहेगा। तो जिस क्रियापद में के लिए प्रयुक्त हुआ हो वो निमित्तार्थक क्रिया होगी, और उसी निमित्तार्थक क्रिया के साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आइए संस्कृत में इसी उदाहरण को देखते हैं। जैसे सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो मैं बता दूं, तुमुन में तुम शेष बचता है। तुमुन में तुमुन जो है वो तुमुन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, ठीक है। ये उ और न का लोप हो जाता है और शेष बचता है तुम, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसमें पढ़ने के लिए निमित्तार्थक क्रिया है। वो स्कूल विद्यालय क्यों जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है। तो कह रहा है कि पढ़ने के लिए, तो सह पठ धातु है, पठ धातु है। अब पठ में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठ, तुमुन में जब प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा पठितुम। पठितुम मतलब पढ़ने के लिए। सह पठितुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। ऐसे और भी बहुत सारी क्रियापद हैं। आइए जानते हैं कुछ और उदाहरण।
जैसे गम धातु है, अब गम एक धातु है, गम धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बनेगा गंतुम। गम धातु है, प्रत्यय जोड़ेंगे तुमुन, प्रत्यय जोड़ेंगे तुमुन तो बनेगा गंतुम। गंतुम, ठीक है। इसका अर्थ होगा जाने के लिए। उदाहरण देख लेते हैं वाक्य के साथ। सह गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति। सह गृहं गंतुम उद्यतः अस्ति, अर्थात वह घर जाने के लिए उद्यत है, बेचैन है। वह घर जाने के लिए बेचैन है, ठीक है। तो यहां जाने के लिए है, जाना में के लिए जुड़ा है, यानी जाने के लिए क्या है तो निमित्तार्थक क्रिया है, ठीक है। तो इसमें के लिए के साथ जिसका प्रयोग हुआ होगा उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो गम धातु हो गया और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनेगा गंतुम, ठीक है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं तुमुन प्रत्यय का। वाक्य है हिंदी में, वह जल पीने के लिए नदी में गया। एक वाक्य है, वह जल पीने के लिए नदी में गया। इस वाक्य में दो क्रिया हैं, एक क्रिया है पीना और दूसरी क्रिया है जाना। तो नदी में गया, लेकिन किस लिए गया, किस निमित्त से गया, किस कारण से गया, तो जल पीने के लिए। क्यों गया, पीने के लिए। तो इसमें जो पीना है वो निमित्तार्थक क्रिया है और इसमें पीने के लिए, पीने के साथ हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, तो सह, वह का हो गया सह, जल का जलम, ठीक है। और पीना का पा धातु है, पीना का धातु होता है पा, और पा में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ेंगे तो होगा पातुम। सह जलम पातुम नदीम गतवान, ठीक है। सह जलम पातुम नदीम गतवान, वह जल पीने के लिए नदी में गया। इसी प्रकार से जितने भी निमित्तार्थक क्रियाएं हैं जिनके साथ के लिए का प्रयोग होता है उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखते हैं जैसे और भी। हंस धातु है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो होगा हसीतुम, ठीक है। खाद धातु, इसका अर्थ होगा हंसने के लिए, हंसने के लिए, ठीक है। और देखते हैं खाद धातु है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा खादीतुम, यानी खाने के लिए, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं। दा धातु है, दा में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो बनेगा धातुम, देने के लिए। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, ठीक है। बस इसका सारांश ये है और ये समझ लेना है कि जिन क्रियापदों के साथ, जिन क्रियाओं के साथ के लिए प्रयुक्त होगा वो होता है तुमुन प्रत्यय। जिन क्रियाओं के साथ के लिए प्रयुक्त हुआ होगा, के लिए का प्रयोग हुआ होगा वो होता है तुमुन, उसके साथ प्रयोग होगा तुमुन प्रत्यय, ठीक है। आइए अब जानते हैं हम कतः प्रत्यय के बारे में। कतः प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकालिक क्रियाओं के लिए करते हैं। भूतकालिक क्रियाएं क्या हैं, वे क्रियाएं जो पीछे के समय में समाप्त हो चुकी हैं, अर्थात यूं कह लें कि वह कार्य जो बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो कतः प्रत्यय का प्रयोग हम भूतकालिक क्रियाओं के लिए करते हैं। आइए आगे जानते हैं। कतः प्रत्यय में त शेष बचता है। कतः प्रत्यय का क का लोप होता है और त शेष बच जाता है, ठीक है। आइए कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे क्री, क्री धातु है और क्री धातु के साथ जब हम कतः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो बनता है कृतः। क्री कृतः
कृतः, जिसका मतलब होता है किया गया। ठीक है, किया गया यानी वह काम, कोई एक कार्य है जो पिछले समय में, बीते हुए समय में समाप्त हो चुकी है, उसे कर दिया गया है, वो क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। ठीक है, तो क्री कतः कृतः मतलब किया गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, क्री, ये ध्यान देंगे, ये है क्री और यह क्री, क्री क्री, ये क्री जो है वो क्रिया से संबंधित है और ये जो क्री है वो क्रय से संबंधित है। क्रय मतलब होता है खरीदना। तो क्री, ये क्री कतः कृतः किया गया और ये है क्री कतः क्रीतः, क्रीतः मतलब खरीदा गया। ठीक है, यानी जो एक क्रिया है खरीदना और वो क्रिया बीते हुए समय में, पीछे के समय में समाप्त हो चुकी है, इसलिए दोनों किया गया और खरीदा गया दोनों क्रियाएं भूतकालिक क्रिया हैं। आइए जानते हैं कुछ और क्रियापदों के साथ अन्य उदाहरण। जैसे गम धातु है, गम धातु है तो गम धातु के साथ कतः प्रत्यय, पर एक थोड़ा यहां जरूर ध्यान देंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बातें हैं और ये बात ये है कि क्या सभी कालों में या कह रहे हैं सभी लिंगों में, सभी लिंग कह रहे तो क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के लिए वह सेम वही प्रत्यय यानी कि कतः प्रत्यय ही तीनों के साथ प्रयोग होगा, पर थोड़ा उसका जो प्रारूप है या कहने के थोड़ा रूप जो है उसका वो बदल जाएगा। जैसे देखते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है गम, गम धातु है, इसके साथ कतः प्रत्यय का हम प्रयोग करेंगे तो बनेगा गतः, बनेगा गतः। लेकिन गतः मतलब गया, लेकिन यही जब स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा गता। नपुंसक लिंग में जब इस क्रिया का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा गतम, बन जाएगा गतम। ठीक है, गम धातु है, कतः प्रत्यय है, पुल्लिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो होगा गता, स्त्रीलिंग के लिए गता और नपुंसक लिंग के लिए बनेगा गतम। तो क्या तीनों में एक ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जी हां, तीनों में एक ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और वो प्रत्यय है कतः प्रत्यय। गतम में भी कतः प्रत्यय है, गता में भी कतः प्रत्यय है और गतम में भी कतः प्रत्यय है। ठीक है, दूसरा एक और देख लेते हैं उदाहरण। जैसे पा, पा धातु है, पा मतलब होता है पीना, कतः प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पीतः, पीता, पीतम। ठीक है, दूसरा और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्री, जैसा कि मैंने अभी बताया, क्री, क्री में कतः प्रत्यय बनाएंगे तो होगा कृतः, कृता, कृता और ये होगा कृतम। ठीक है, और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पठ धातु है और पठ में कतः प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, पठ के साथ कतः का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग के लिए बनेगा पठितः, बनेगा पठितः, स्त्रीलिंग के लिए बनेगा पठिता और नपुंसक लिंग के लिए बनेगा पठितम। ठीक है, अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा पठितः मतलब पढ़ा, पठिता मतलब पढ़ी और पठितम नपुंसक लिंग में पढ़ा और पढ़ी जैसे आप प्रयोग कर सकते हैं, दोनों के लिए उस तरीके से हो सकता है। ठीक है, यानी कहें तो तीनों में ही कतः प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, पठिता में भी, पठिता में भी और पठितम में, तीनों में ही कतः प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे कुछ अगले प्रत्यय जैसे सत्री और सानच के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि संबंधित विषय से वीडियो आपके पास खुद ब खुद पहुंच सके।